हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें अभी हम लोग कॉन्सेप्ट की क्लास को ही देख रहे हैं, अभी एक्सरसाइज को स्टार्ट नहीं किया गया है। और पिछले वीडियोज में हम आपको द्विघात समीकरण क्या होता है, उसका मूल रूप क्या होता है, फिर एक द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल लेकर अलग अलग मेथड से उसको हल करना सिखाए थे। और पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे जो द्विघात सूत्र होता है उसको कैसे सत्यापित करें, यानी उसको कैसे प्रूफ करें, इस चीज को भी हम लोग सीखे थे। और अगर आप पिछला 2 वीडियोज नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम आपको बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है और साथ ही यहां से 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो डी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डी को ही विवेचक कहा जाता है, या इसका एक और नाम है, इसको विविक्तकर के नाम से भी जाना जाता है, विविक्तकर भी कहा जाता है। और आपको हम बताए थे कि जो विवेचक या विविक्तकर है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, यानी d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, और आप सबको पता है कि द्विघात समीकरण का मूल रूप होता है ax² + bx + c = 0। ये द्विघात समीकरण का मूल रूप है। और यहां से मतलब ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। और फिर अगर आपको d निकालना है, विवेचक निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा b² - 4ac। तो अगर द्विघात समीकरण दिया गया है तो आप आसानी से d का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, एक हम निकाल के आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए x² - 4x और +3 = 0, ये कोई इक्वेशन दिया हुआ है, इसका d निकालना है तो क्या होगा, b कितना है यहाँ b², तो b के जगह पे -4 है तो -4 का स्क्वायर, -4 × a कितना है, कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1, और c कितना है तो c है आपका 3, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर 16 और 4 × 12, यानी आंसर आ गया 4। तो यहाँ d का वैल्यू कितना आया है, 4 आया है। हो सकता है कि कभी कभी d का वैल्यू 0 हो जाए, हो सकता है कि कभी कभी d का वैल्यू माइनस में आ जाए, यानी 3 कंडीशन उत्पन्न होगा। पहला कंडीशन क्या उत्पन्न होगा कि d 0 हो सकता है, d क्या हो सकता है 0। दूसरा कंडीशन क्या उत्पन्न होगा कि ये जो d है ये 0 से बड़ा हो सकता है, और तीसरा कंडीशन d जो है 0 से छोटा हो सकता है। तो 0 से बड़ा होने का मतलब प्लस में, और 0 से छोटा होने का मतलब माइनस में। तो ये तीनों कंडीशन में आपसे मूलों की प्रकृति पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जब d 0 के बराबर हो तो मूल कैसा होगा, तो आप बताइए किसी भी द्विघात समीकरण का 2 गो मूल होता है ना, एगो मूल को हम बोलते हैं अल्फा और एगो मूल को बोलते हैं बीटा। तो अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है -b अब +√d/2a, अब बीटा निकालने का फॉर्मूला होता है -b -√d/2a। इस चीज को हम लोग पिछले वीडियो में ही समझ चुके हैं, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। ठीक है, अब देखिए, यानी यही 2 मूल होगा, एक अल्फा और बीटा, और इस दोनों मूल को जब हम मतलब क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये समीकरण दे दिया और आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि इस समीकरण का मूल कैसा होगा। मूल मतलब अल्फा और बीटा बिना निकाले हुए बताना है, तो फिर हम कैसे बताएंगे, d निकाल लेंगे, पहले d निकाल लेंगे। और अगर d जो है 0 हो रहा है तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होगा। वास्तविक कहने का मतलब कि रियल में मूल निकल जाएगा, मूल रियल होगा, और साथ ही साथ वो समान भी होगा। यानी जब d 0 है तो 2 मूल होगा और दोनों मूल क्या होगा, बराबर होगा, यानी अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू बराबर बराबर आएगा। और अगर d जो है 0 से बड़ा होगा, यानी d का वैल्यू प्लस में आएगा, तब उस स्थिति में मूल रियल होगा, लेकिन उसका दोनों अल्फा और बीटा दोनों का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी असमान होगा। ठीक है, और जब d 0 से छोटा होगा, यानी d माइनस में होगा, तब मूल निकलेगा, लेकिन वह मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा। सॉरी, जब d जो है 0 से छोटा हो जाएगा यानी माइनस में हो जाएगा, तब उसका मूल निकलेगा ही नहीं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि ऐसे समीकरण का मूल जो है अवास्तविक होता है। अब आपको हम कारण बताते हैं कि क्यों जब 0 हो रहा है तो वास्तविक और समान हो रहा है, जब 0 से बड़ा हो रहा है तो वास्तविक और असमान हो रहा है, और जब 0 से छोटा हो रहा है तो मूल निकल ही नहीं पाएगा। ऐसा क्यों, आपको कारण समझना, बढ़िया से समझिएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा।
तो पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज कि आपसे तो एक क्वेश्चन, आप ऐसे क्वेश्चन एक बना ही लेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप बताइए कोई समीकरण दिया है उसका डी निकालिए, यानी उसका विवेचक निकालिए, तो ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का अगर पूछा जाए आपसे दैट कि यदि d इज ग्रेटर देन 0 तो उसका मूल, उसके मूल की प्रकृति क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, वास्तविक और असमान। यानी यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्रिएट होगा। अब आइए हम आपको कारण समझाते हैं, आप ध्यान से देखिए, आप कभी भूलेंगे नहीं। d इजकल टू 0, आप खुद से सोचिए कि d हम निकाल रहे हैं इस फॉर्मूला से b² - 4ac से, और d अगर हमारा 0 आ जाए, d क्या आ जाए 0, तो यहाँ अल्फा निकालिएगा तो यहाँ d के जगह पे 0 भरिएगा और यहाँ भी d के जगह पे 0 भरिएगा। अब बताइए अल्फा निकालने के लिए -b यहाँ नीचे 2a और बीटा भी निकालने के लिए -b या नीचे 2a है ना। ये तो एकदम मतलब फॉर्मूला एकदम सेम है, बस अंतर ये है कि यहाँ d से पहले प्लस आ गया है और यहाँ √d से पहले क्या आ गया है, माइनस आ गया है। अब सोचिए कि अगर यहाँ d का वैल्यू 0 हो जाए तो -b अब +0 अब /2a होगा ना, d का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो। और फिर बीटा निकालने के लिए क्या, -b अब माइनस और √d है तो d के जगह पे 0 आ गया है तो 0 होगा अब /2a। तो आप बताइए किसी भी चीज में से, यहाँ भी -b है यहाँ भी -b है, किसी भी संख्या में अगर आप 0 जोड़ें या उसी संख्या में आप 0 घटाएं तो कोई फर्क पड़ेगा। मान लीजिए कि 5 है तो 5 में आप 0 जोड़िए, अच्छा है 5 में से आप 0 घटाइए, बतिया तो वही हुआ ना, 5 में 0 जोड़ेगा तब भी 5 होगा, 5 में से 0 घटाइएगा तब भी क्या होगा, 5 होगा, यानी बराबर ही तो आ रहा है। तो यहाँ भी जब d का वैल्यू 0 हो गया तो -b में 0 को जोड़िए तब, अच्छा है -b में 0 को घटाइए तब, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये दोनों बराबर ही आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब d इजकल टू 0 तो मूल निकलेगा, वास्तविक होगा, लेकिन दोनों का दोनों समान होगा, दोनों बराबर होगा। आगे समझ में। दूसरी चीज, जब d जो है मतलब हमारा जो d निकल रहा है अगर ये 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, दैट मीन्स 0 से बड़ा कहने का मतलब प्लस में। तो आप सोचिए यहाँ d का वैल्यू आ गया 4, मान लीजिए कि d का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया, तो फॉर्मूला है -b अब प्लस √4/2a और फिर -b माइनस √4/2a, यानी अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला, अब बीटा निकालने के लिए यहाँ पे केवल माइनस आ जाएगा। अब बताइए -b अब प्लस 4 का वर्गमूल 2 होगा ना अब /2a, और फिर यहाँ -b अब -4 का वर्गमूल 2 होगा अब /2a। लेकिन यहाँ पे आप समझिए संख्या, मान लीजिए कि यहाँ b के जगह पे 5 ही है तो 5 में जब आप 2 जोड़िएगा तो ये 7 हो जाएगा, आप 5 में से जब 2 घटाइएगा तो ये 3 हो जाएगा। लीजिए ना अंतर, ये दोनों एक बराबर आ रहा है क्या, 0 था तब ना बराबर हो जा रहा था जी, 0 जोड़िए तब चाहे घटाइए तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 0 से बड़ा कोई संख्या है तो उसको जोड़िएगा घटाइएगा तो वो जो है बदल जाएगा। यानी इस सेंस में क्या होगा, जब d 0 से बड़ा आ जाए, प्लस में आ जाए, तब मूल निकलेगा तो वास्तविक तो होगा लेकिन असमान होगा। असमान कहने का मतलब बराबर बराबर नहीं होगा। अब देखिए एक और कंडीशन यहाँ पे आपको हम समझा दें, लास्ट कंडीशन, जब d 0 से छोटा हो, कहने का मतलब d जब माइनस में हो, तो आप बताइए जब d माइनस में होगा तो पहले आपसे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बताइए -√25 का वर्गमूल कितना होगा। आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा तो आप जरूर आंसर दीजिएगा सर -5, बट हम करेंगे भाई -5 गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम अगर आपसे पूछते 25 का वर्गमूल तो आप कहते डेफिनेटली 5, ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि 5 में 5 से जब गुना कीजिएगा तो फिर ये 25 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब -25 का वर्गमूल आप -5 बोले, आप सोचिए -5 में फिर -5 से अगर आप गुना करें तो क्या -25 होगा, -5 में -5 से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +25 हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि कोई संख्या जब निगेटिव होता है, माइनस में होता है, तो फिर उसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, उसका वर्गमूल निकल ही नहीं सकता है। तो जब d हमारा, यानी यहाँ पे जो d निकला है ये 0 से छोटा है, यानी d माइनस में हो गया, तो जब d माइनस में हो गया तो इसका वर्गमूल निकलेगा क्या, और आप देख रहे हैं फॉर्मूला में ये d जो है अंडर रूट के अंदर ही है, अंडर रूट में ही है, और ये d माइनस में आ गया। तो जब माइनस में आ गया इसका वैल्यू कुछ भी हो, d का वैल्यू कुछ भी है, बस माइनस में आ गया, तो फिर इसका वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं। तो जब इसका वर्गमूल ही नहीं निकलेगा तो इसका मूल हम कैसे निकालेंगे, नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका मूल अवास्तविक होता है, यानी इसका मूल हम नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करते हैं कि आज ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा
और जब हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते समय इसका काफ़ी यूज भी होगा, वहाँ आपको समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज हमें बनाना है उसको पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे।